नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको याद होगा कल ही के कार्यक्रम में मैंने अपने इसी कार्यक्रम में आपको कहा था कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि किस तरह से दो मुख्यमंत्रियों की बात की जा सकती है और एक मुख्यमंत्री वीआईपी से हो सकता है। तो ये तमाम बातें कल कही थी और देखिए तमाम बातें आज सच साबित हुई हैं और इससे हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि महागठबंधन ने एक तरह से पूरी तरीके से लीड ले ली है। लगातार महागठबंधन को लेकर जिस तरह की खबरें चलाई जा रही थी, जिस तरह की खबरें प्लान की जा रही थी, तमाम एनर्जी इसी बात में लगाई जा रही थी, कहने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए ये गठबंधन अब पूरी तरीके से टूट चुका है। अब इस गठबंधन में कुछ भी नहीं रहा है। ये गठबंधन अब अलग अलग चुनाव लड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी के इंटरवेंशन की वजह से राहुल गांधी भले ही आपको सामने नजर ना आ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से तमाम ये सब जो खेल है या तमाम ये जो खेल करने की कोशिश की जा रही थी उसको किस तरह से पलटा है, हम ये कह सकते हैं कि वो सब कुछ राहुल गांधी की तरफ से ही किया गया है। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को बिहार भेजा, उसके बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है और उसके बाद अब सीधे तौर पर आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया, उसके साथ ही मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया गया। तो इससे आप ये समझिए कि कांग्रेस जो मैं लगातार कह रही थी या राहुल गांधी को लेकर जो मैं लगातार कह रही थी कि बड़ा दिल दिखा रहे हैं, अभी भी आप ये देखिए कि अभी कांग्रेस अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस क्या पोजीशन लेगी, क्या उसका कोई उप मुख्यमंत्री होगा या फिर विधानसभा अध्यक्ष होगा, ये तमाम बातें अभी कोई डिक्लेयर और क्लियर नहीं है। लेकिन दो जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, चाहे वो वीआईपी की बात करें क्योंकि वो जिस तरह से पिछड़ा समाज से आती है, और चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें जो कि युवा चेहरा है, और जाहिर सी बात है इस तरह का कोई कंफ्यूजन था ही नहीं कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन मीडिया के एक धड़े में शायद कुछ ज्यादा ही बेचैनी थी या बीजेपी में कुछ ज्यादा ही बेचैनी थी। आज उन तमाम सब पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है और सिर्फ पूर्ण विराम ही नहीं लगाया है बल्कि चैलेंज किया है अशोक गहलोत ने भी, तेजस्वी यादव ने भी सीधे तौर पर अब एनडीए को, या मैं कहूं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया है और ये कहा है कि भाई देखिए हमने तो सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, हमारे यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, हम तो ये भी बता रहे कि उप मुख्यमंत्री भी कौन होगा, लेकिन आप बताइए कि क्या आपके यहाँ कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। दूल्हे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बताइए कि इनमें से कौन होगा कि जिसका चयन जो है फाइनली किया जाएगा। ये चैलेंज कर दिया गया है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है और तेजस्वी यादव को भी आप सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं और ये भी कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं किया है, ये भी गौर देने वाली बात है। मैं ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। ऐसा व्यक्तित्व आप तो आपने सुन लिया, यहाँ पर अशोक गहलोत ने बिल्कुल सीधे तौर पर डिक्लेयर कर दिया युवा चेहरा और कहा कि जो कहा वो करके भी दिखाया है। सुनिए आप तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है,
एनडीए में एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। तो आपने सुन लिया किस तरह से एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह वो जो बातें कर रहे हैं। नीतीश पर कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन नीतीश को बेचारा बता दिया उन्होंने, अन्याय की उन्होंने बात कर दी। और उसके साथ साथ आप ये सोचिए कि एक तरह से बीजेपी को विलन की तरह यहाँ पर उन्होंने पेश कर दिया। और एक जो उनके समर्थक हैं अब, या उनका जो वोटर है जेडीयू का, वो देखिए अब किस तरह से इसको देखेगा। पहले से ही ये एक तरह का डाउट है कि जेडीयू का वोट बैंक जो है वो बीजेपी में शिफ्ट नहीं होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात पहले से ही कही जा रही है। और अब इस तरह से जिस पोजीशन जो तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि और इसमें मुश्किलें बीजेपी के लिए पैदा करेंगे। इसीलिए आज जो कुछ हुआ है वो एक तरह का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है महागठबंधन की तरफ से। एनडीए पूरी तरीके से पिछड़ा है और अब मोदी शाह के पास क्या चेहरा बचाने के लिए है, क्या वो फेस सेविंग के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे, क्योंकि पहले से ही ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि विधायक दल तय करेगा, यानी कि वो बता चुके कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो एक तरफ तमाम चीजें, तमाम परिस्थितियां, क्या होगा, कैसे होगा, सरकार बनेगी तो पूरी तरीके से साफ है। दूसरी तरफ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सर फुटअव्वल है, ये भी आपको साफ तौर पर दिख रहा है। तो जहां लोगों को ये लग रहा था कि एनडीए ने लीड ले ली है, एनडीए आगे बढ़ गया है, आज आप ये देखिए कि आज से पूरी परिस्थितियां जो हैं वो पूरी तरीके से पलट गई हैं। मैं आपको सुनाऊंगी अशोक गहलोत की एक और बाइट, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए, जो बिहार की नब्ज को पूरी तरीके से एक तरह से उस पर उनका हाथ है और उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से बिहार को कोई और समझता नहीं है। मेरे साथ केपी मलिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिहार को, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल हथेली पर एक तरह से एक तरह से एक्सपर्ट है और हथेली पर रखते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ फराह शकीब जी हैं, जो कि बिहार से ही आते हैं, बिहार में ही मौजूद हैं और बहुत बारीकी से तमाम चीजों का एनालिसिस करते हैं। बहुत सवाल आपका भी कार्यक्रम में। मलिक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या अब से पहले जो तमाम नेगेटिव खबरें महागठबंधन को लेकर चलाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब सब बिखर गया है, कुछ नहीं है, क्या हम कहें कि आज से परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं और अब गेंद जो है वो एनडीए के पाले में? क्या करेंगे वो अब? क्या नीतीश के नाम का ऐलान करेंगे? क्या करेंगे मोदी शाह? यहाँ तो लग रहा है कि पूरी तरीके से गठबंधन ने लीड ले ली है और ये बता दिया है कि सरकार बनी तो उसका स्वरूप क्या होने जा रहा है। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें बिहार के संदर्भ में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो माहौल बिहार में बनाया था, उससे लगने लगा था कि इस बार एनडीए और नीतीश कुमार बिहार से साफ हो जाएंगे। वोट चोर का जो मुद्दा बिहार में रफ्तार पकड़ा था, उससे लगने लगा था कि इस बार बिहार में बदलाव की बेला है।
लेकिन हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते से जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी और महागठबंधन में जो संवादहीनता नजर आ रही थी, उससे कहीं न कहीं सारे लोग उदास थे और कई सारे लोगों में चिंता की लकीरें माथे पे दिख रही थी। जो महागठबंधन को पसंद करते हैं, महागठबंधन का साथ देना चाहते हैं, उनको लगता था कि महागठबंधन नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं संवादहीनता का शिकार है और वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हुई। राहुल गांधी इस बीच विदेश चले गए, अखिलेश जी का कोई अता पता नहीं है, अकेले तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे और सबसे ज्यादा डाउट तब हुआ जब अकेले अपने परिवार के साथ तेजस्वी यादव पर्चा भरने गए। खैर, मैंने भी 2 दिन पहले लेख लिखा था कि जिस प्रकार से संवादहीनता महागठबंधन की चल रही है, उससे कहीं ना कहीं एज हमें एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से एक रणनीति कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य, उन्होंने पीके को साध लिया था, चिराग पासवान को साध लिया था और नीतीश कुमार को जिस प्रकार से धकेल दिया था एक कोने में, क्योंकि आपको मालूम है चाहे वो संजय झा हो चाहे लल्लन सिंह हो, वो दिखाने के लिए तो जेडीयू में है, लेकिन है तो वो भारतीय जनता पार्टी के। तो एक लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछले राज्यों में शाम दाम दंड भेद करके सरकार बनाने में सफल रही है, शायद वो बिहार को भी घेर लेगी। लेकिन कल शाम को जिस प्रकार की खबरें हमारे पास आई कि राहुल गांधी एकाएक एक्टिव हुए और राहुल गांधी ने तमाम दिल्ली से फोन खड़काने शुरू किए, चाहे वो अशोक गहलोत को फोन किया हो, चाहे वो लालू यादव को फोन किया हो, चाहे वो तेजस्वी यादव से बात हो, चाहे हेमंत सोरेन से बात हो और चाहे वो वीआईपी के जो प्रमुख है सैनी साहब उनसे बातचीत हो, तो उन्होंने एक जो माहौल बिना जाए राहुल गांधी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पासा एक बार फिर पलट गया है। और जो ऊर्जा आज दिखाई दी है महागठबंधन के नेताओं में और सातों दल इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सीटों पर सहमति बनाने की बात होगी और फिर ये लंबा दौर चलेगा, लेकिन कोई नहीं हुआ। अशोक गहलोत के जाते ही ऐसा हुआ कि जैसे फोन पे ही सारी चीजें हो गई हैं, सिर्फ औपचारिकता बची हुई है घोषणा भर की। और घोषणा हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हम लोगों ने तो कल ही कर दिया था, मैंने तो कल ही ट्वीट कर दिया था कि कल 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा और करना भी चाहिए और करना भी पड़ा। देखिए, कांग्रेस को एक चीज समझनी होगी, कांग्रेस में जिस प्रकार की खबरें पिछले एक हफ्ते से हम सुन रहे थे कि कांग्रेस का जो बिहार नेतृत्व है, जो बिहार में लोग हैं, वो उन पे कई लोगों पे संदिग्ध नजर आ रहे थे और संदिग्धता उनमें नजर आ रही थी। जिस प्रकार से टिकटें दी गई, जिस तरह से लोगों को उम्मीदवार बनाया गया, उस उम्मीदवार का कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई, वो उम्मीदवार कहां से आए। कई लोगों का ऐसा हुआ कि 15 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, 15 दिन पहले वो किसी अन्य दल में थे, कोई आरएसएस के लोग थे, कोई किससे उठा के ले आया और शंका जताई गई कि टिकट बेचे गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस एकाएक बैकफुट पे चली गई और कांग्रेस को लगा कि हमारे ऊपर ये ठीकरा फूटेगा और अगर बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जाएगा। शायद ये सोचते हुए राहुल गांधी ने लीड ली और वो आगे बढ़े। दूसरा पहलू, आप जिस प्रकार से आज तेजस्वी यादव ने भी कहा, अशोक गहलोत ने भी कहा कि भाई हमने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अब एनडीए बताए। जो एनडीए लंबे चौड़े वादे कर रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये जो टेप रिकॉर्डर आप चला रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नीतीश कुमार को बनाना ही नहीं चाहते। एनडीए ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जो है शाम दाम दंड भेद के वही ब्रह्मास्त्र निकाल लिए हैं। उन्होंने जो खबरें जिस प्रकार से चल रही हैं कि पीके बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, चिराग पासवान को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, तो उनकी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग और पीके को लेके जरूरत पड़ी तो जेडीयू को तोड़ के अपनी सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार को शिंदे कहिए या उद्धव ठाकरे कहिए, उन परिस्थितियों में ले जाके खड़ा कर देगी और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार ना शिंदे हैं ना उद्धव ठाकरे हैं, वो भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं।
मैं बुशरा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बिहार में बनती हैं कि बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार नहीं बनती है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, उन परियों में नीतीश कुमार कभी भी अपनी राजनीतिक आत्महत्या नहीं करेंगे। वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो भाजपा की सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसे में वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे और पलटी मारने में उनसे बड़ा कोई सानी है नहीं, क्योंकि वो बिहार की राजनीति की नस नस को समझते हैं। तो इन परिस्थितियों में वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनवाएंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं अधिक सीटों के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री वो बनेंगे, उनको लगेगा मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं कम सीटों के साथ, तो वो बन जाएंगे। स्थितियां इस तरह की नहीं हुई तो वो सीधे सीधे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है बिहार के मामले। जी ओके ओके, मैं आपके पास लौट रही हूँ और महत्वपूर्ण सवाल के साथ। मुझे मालूम है आपको थोड़ा जल्दी जाना है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फराज साहब को शामिल करूंगी। फराज साहब, आप कैसे देख रहे हैं? कई डिस्कशंस आपके साथ मेरे हुए और तब हमने भी तमाम तरह के सवाल उठाए, आपने भी तमाम तरह के सवाल उठाए महागठबंधन को लेकर, लेकिन कहते हैं कि आखिर में अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक माना जाता है। तो क्या हम यही देखें, जो दिख रहा है वही है और सब कुछ अब ठीक है, सब कुछ मैनेज कर लिया गया है? क्योंकि ये तो कांग्रेस का बड़ा दिल ही दिखाएंगे। मुकेश सहनी को वो सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री घोषित करते हैं और उसके अलावा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। आगे क्या होगा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और छोटे दलों को भी कुछ और मुख्य इंपॉर्टेंट पोजीशन जो हैं देने की बात या एक तरह से शर्त उनके सामने रखी जा सकती है। क्या कुछ देख रहे हैं और अब से फिर बिहार का माहौल महागठबंधन के लिए किस तरह से बदलते देख रहे हैं, क्योंकि कल से यात्रा भी शुरू कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए बुशरा जी, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो गए तेजस्वी जी, और उनको होना ही था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। समय लग रहा था, टाइमिंग का थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से हम लोग जिस तरह चीजों को देखते हैं या अज्यूम करते हैं, सामने वाला उस तरह से नहीं करता होगा। हम लोगों को लग रहा था कि 2 महीने पहले कर देना चाहिए, लेकिन गठबंधन के घटक दलों को लगा होगा। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी, उसके पीछे की एक बड़ी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि अब एनडीए को इसकी काट करने का समय नहीं है। अगर तेजस्वी यादव का नाम पहले घोषित कर दिया जाता तो एनडीए शायद उस जंगल राज के परसेप्शन को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाता, समाज में या सोसाइटी में, जिस तरह से अमित शाह साहब करते हैं या बाकी भाजपा के लोग करते हैं। लेकिन अब, और उसके बाद हो सकता था कि वो प्रत्याशी चयन में भी कुछ इस तरह की जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करता जिससे उसको बेनिफिट होता। लेकिन अब भाजपा के पास कोई चांस नहीं है, बल्कि अब तेजस्वी ने भाजपा को फंसा दिया है। और उनको फंसाया इस तरह से है कि देखिए, आज जो गहलोत साहब ने कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें, एनडीए से मांग की उन्होंने, अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करिए। ये कोई ऐसी सामान्य सी मांग नहीं है। भाजपा खेल को गहलोत साहब ने दिया है। भाजपा जो नीतीश जी को शिंदे बनाने की कोशिश में थी, अब उसके पास या तो वो 24 घंटे 48 घंटों के अंदर नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे, क्या नीतीश जी सीएम होंगे? 25 से 30 फिर से नीतीश, जो जदयू का नारा है उसको वो एक्नॉलेज करें, क्या ठीक है नीतीश जी सीएम होंगे? और अगर वो नीतीश जी को, मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर वो नीतीश जी के बजाय किसी और को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो भाजपा 25 सीटों के लिए बिहार में तरस जाएगी। वो चाहे सम्राट चौधरी को कर ले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित, चाहे वो चिराग पासवान को कर दे, किसी को भी कर दे। और अगर उन्होंने 24-48 घंटे में ये काम नहीं किया तो इधर अगर महागठबंधन ने फिर उस दिशा में कदम बढ़ा दिया जिस दिशा में उन लोगों ने 2015 में काम किया था, जब नीतीश जी और तेजस्वी सब साथ हुआ करते थे, तो उस वक्त क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। जब नीतीश जी, तेजस्वी और वो कांग्रेस पूरी, जब महागठबंधन एक साथ होकर के 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की थी। हालांकि वो मुलायम सिंह यादव जी का बिहार में कुछ भी स्टेक पर नहीं था, लेकिन चूंकि वो समाजवादी धड़ा पूरा एक हो गया था, इसलिए मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की थी कि तेजस्वी बहुमत आने पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और
उधर से डिले हो रहा था। एनडीए ने अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा 2015 के चुनाव में घोषित नहीं किया था, भाजपा ने। उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने, यानी महागठबंधन के साइड से दिनारा से एक प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह, माफ कीजिएगा, शायद राजेंद्र प्रताप सिंह उनका नाम है, सवर्ण समाज से आते हैं। उनको बाकायदा इन लोगों ने महागठबंधन की तरफ से एनडीए का मुख्यमंत्री पद, महागठबंधन ने अपनी तरफ से जनता को यह मैसेज दे दिया कि अगर एनडीए को बहुमत आती है तो ये बनेंगे, दिनारा से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी जो सवर्ण समाज से आते हैं, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 1/3 बहुमत आ गया था महागठबंधन के पास। तो अगर 24 से 48 घंटे में इन्होंने नीतीश को डिक्लेयर नहीं किया सीएम फेस, तो वो हो सकता है कि अब ये लोग गिरिराज सिंह को या विजय सिन्हा को या मंगल पांडे को या नीतीश मिश्रा को सामने कर दें अपनी तरफ से कि देखिए, आज तो तेजस्वी यादव ने एक आशंका जाहिर कर ही दी कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, पहले तो हर चुनाव में आप कर देते थे, इस बार आप क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले तो आपने हर चुनाव में घोषित किया, इस बार आप क्यों आखिर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है। तो क्या गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है क्या? अब वो उससे आगे बढ़ के एक लाइन जोड़ सकते हैं ना कि देखिए, ये तो हमने कहा कि भाई हर चुनाव में 2005 में, 2010 में, 2020 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार जी को घोषित किया, लेकिन अभी वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या भाजपा अंदर खाने गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है? क्या भाजपा विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है? क्या भाजपा नितिन नवीन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है? या राजीव प्रताप रूडी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या मंगल पांडे बनाया जाएगा? मतलब कोई सवर्ण सामने ला करके जनता के सामने रख दिया जाए महागठबंधन की तरफ से, उसके बाद ये पूरा चुनाव पलट जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी कह रहा हूं, और यही होने वाला है, आप देखेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार की जनता के अंदर इस बात को लेकर के भी चर्चा है। ये जो नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बिहार की जनता की याददाश्त बहुत कम, मतलब बहुत पुख्ता होती है, वो स्मृति लोग का शिकार नहीं होते। वो ये जानते हैं कि असम का चुनाव सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे पे लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए गए हिमंता बिस्वा शर्मा। राजस्थान का चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पे लड़ाया गया और पर्ची मुख्यमंत्री निकालना को बिठाया गया। मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया और फिर उसके बाद एक मोहन यादव को लाकर के मुख्यमंत्री बना दिया गया। खट्टर साहब को जो है 10 सालों तक आपने मुख्यमंत्री बना के रखा, और ठीक चुनाव से 6 महीने पहले आप नायब सिंह सैनी को ले आए, और उसके बाद आपने नायब सिंह खट्टर साहब को भी कहा कि भाई उन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो अभी दरी खींचने वाली बात करती मोदी जी ने, और फिर खट्टर साहब की जगह नहीं साहब बैठ गए। महाराष्ट्र में क्या होता था, आप याद कीजिए, महायुति की जब पीसी होती थी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और शिंदे तीनों एक साथ पीसी में होते थे, और जब रिपोर्टर उनसे सवाल करता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो देवेंद्र फडणवीस क्या कहते थे, आपके सामने तो बैठे हैं, आपके सामने तो बैठे हैं, मतलब आपके सामने बैठे, नाम नहीं बताएंगे, भाई देवेंद्र फडणवीस भी बैठे हैं, अजित पवार भी बैठे हैं, शिंदे साहब भी बैठे हैं, आपके सामने तो बैठे हैं, नाम नहीं बताते थे। तो ये एक टैक्टिक्स थी उनकी कि आपके सामने बैठे हैं, मतलब देवेंद्र फडणवीस भी तो बैठे थे आपके सामने, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। और आप देखिए मीडिया कैसे डिरेल करने की कोशिश कर रहा है लगातार। उसको लगता है कि पूरा का पूरा पैकेज दिया गया है, होमवर्क करके दिया गया है कि आपको बस यही सब चलाना है। अभी देखिए हेमंता सोरेन के बारे में बात आई कि जेएमएम अलग होकर चुनाव लड़ेगी 6 सीटों पर, चल गया पूरा 24 घंटे का पैकेज चला कि महागठबंधन टूट गया, जेएमएम अलग होकर चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन टूट गया, जेएमएम अलग होकर चुनाव लड़ेगी। आपने कहीं ये सुना कि ओपी राजभर साहब बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ओपी राजभर साहब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में? आपने कहीं सुना कि अजीत पवार गुट एनसीपी जो है वो बिहार में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, महायुति का हिस्सा है महाराष्ट्र में? क्या आपने सुना कि एनडीए गठबंधन टूट गया, अजीत पवार गुट अकेले बिहार में चुनाव लड़ रहा है, एनडीए गठबंधन टूट गया, ओपी राजभर साहब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसी चर्चा आपने सुनी? लेकिन जेएमएम अगर 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहा है तो महागठबंधन टूट जाता है। और इन्होंने तो ये तक चला दिया था कि राहुल और तेजस्वी जी अभी मलिक सर जी बिल्कुल बिल्कुल रोक रही हूँ कि मैं जी नहीं मलिक साहब सर से बात कर आपके पास ही मैं जी मलिक जी, सवाल मेरा यह है कि अब बीजेपी के पास क्या बचता है, उसके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और जिस तरह से फराज साहब ने भी अभी कई महत्वपूर्ण बातें रखी, और मीडिया को तो हम जानते ही हैं कि उन्हें तो एक तरह से सुपारी दी जाती है और वो उसी पर दिन रात काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज वो तमाम चीजें धराशायी हो गई। क्या ये चुनाव, वैसे भी देखिए, अगर मुकेश सहनी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर डिक्लेयर कर दिया है, तो आप ये देखिए कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसमें भी कहीं ना कहीं एज ले ली है, उसमें भी कहीं ना कहीं बता दिया, एक यादव, तेजस्वी यादव ओबीसी, दूसरा पिछड़े समाज से मुकेश सहनी,
और हो सकता है कि आने वाले दिन में एक आध कोई और किसी नाम की उप मुख्यमंत्री की वो घोषणा कर दें, पता नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह की लीड इस मामले में भी ले ली है दो उप मुख्यमंत्री। जी 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 बिल्कुल, वही दो उप मुख्यमंत्री के। जी 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, तो आज कैसे देख आज रहे के हैं आप? अलावा फिर और दो, मतलब तीन हो जाएंगे, तीन उप मुख्यमंत्री होंगे। ओके, तीन उप मुख्यमंत्री, ये भी एक अलग तरह का वो है कि कैसे आप टोकनिज्म की जो है वो सियासत हो रही है सबको खुश करने के लिए। तो यहाँ पर कैसे देखते हैं आप इस सबको फिलहाल? देखिए बुशरा जी, बहुत अच्छे तरीके से अभी इन्होंने अपना विस्तृत रूप से बिहार परत का साहब ने। खाका आपके सामने बढ़ा। कई परत साहब से मैं कई बातों पर सहमत हूं पूर्ण रूप से। और भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव रहा है, मीडिया का तो इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है। मीडिया का कोई नई बात नहीं, वो तो दिल्ली में भी बनाते हैं। और उसको मैं अगर आपकी बात को थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे ले जाऊं, आज हम जो दिल्ली में धुआं सूंघ रहे हैं, जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं तो ट्वीट किया, मैं हैरान हो गया कि एकाएक दिवाली से अगले दिन सारे अखबारों में जो है पोल्यूशन का बड़ा बड़ा ये छपा हुआ कि दिल्ली में 400 पोल्यूशन इस बार मर गए, ये हो गया वो हो गया। सारे अखबारों ने एक साथ छाप दिया। कैसे तीन इंजन की सरकार के खिलाफ कोई अखबार छाप सकते हैं? तो इसका मतलब सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है, पोल्यूशन के नाम पे किसानों को काटने जा रही है, या कोई बड़ा एजेंडा लेके आ रही है। इस तरह का एक नैरेटिव मीडिया द्वारा पहले तैयार किया जाता है। और अमिताभ कांत जी को चिंता हो गई है दिल्ली के पोल्यूशन को। सोचिए आप, अमिताभ कांत जी बड़ी उस पर जो है कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं दोषी है इस मामले में। देखिए, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि बड़ा परसेप्शन मीडिया इनके लिए बना देता है। बहुत वाजिब सवाल है कि राजभर लड़ रहे हैं, उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार को अगर आप देखते हैं, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे जातीय समीकरण करना पड़ता है। और जातीय समीकरण को साधने के लिए ही ये जो दो मुख्यमंत्री, या अभी जैसे ये बता रहे हैं कि तीन मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी तरीके से ही उसको हराया जाए। इस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या आपने दो कार जातीय समीकरण से, वो पिछड़े समाज से आते हैं, दूसरे किसी एक समाज के व्यक्ति को ले लेंगे, किसी को महत्वपूर्ण व्यक्ति को, भले जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि कांग्रेस के किसी स्वर्ण व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं, किसी को प्रमुख मंत्रालय दे सकते हैं। ये जातीय समीकरण को तो साधना ही पड़ेगा। बिना उसके साधे आप बिहार में राजनीति कर ही नहीं सकते। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उनको तमाम जातियों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज जो मैं बिहार में देख रहा हूं कि अगड़ा समाज जो है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी तादाद में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरह का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के चाहे गिरिराज सिंह बनाए, चाहे योगी जी बनाए उत्तर प्रदेश से जाके, वो पुराना अपना वही राग अलाप रहे हिंदू मुस्लिम का। जिस तरह से आपने देखा गिरिराज किशोर का कुछ दिन पहले, गिरिराज सिंह का कुछ दिन पहले एक बयान आया कि भाई ये जो है सरकार की तमाम योजनाओं को भक्षण कर रहे हैं और एहसान फरामोश हैं, इनको ये योजनाएं नहीं देनी चाहिए अगर ये हमें वोट नहीं दे रहे हैं। इस तरह गिरे हुए लेवल पे जाके आप बात कर रहे हैं। दूसरा, जब योगी जी बिहार में जाते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये जताता है कि आप उसी मुद्दे पे आना चाहते हैं जो आपका नैरेटिव बाकी राज्यों में रहा है। लेकिन ये चीजें बिहार में कम चलती हैं। बिहार में जातिवाद चलता है। और बिहार में जो बड़ा वर्ग और बड़ा समीकरण में देख रहा हूं जो महागठबंधन के साथ है, पीके के जाने से, पीके ने जो माहौल बनाया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वो लगातार बोल रहे हैं, वो उनको भेजा गया था कंट्रोल करने के लिए, तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को, और उनकी तोप का मुंह जो है मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूम गया। और अब वो बम पे बम फोड़े जा रहे हैं, तो उससे भाजपा घिर गई है। तो उससे कहीं ना कहीं उनके साथ जो हमें लगता है जो नौजवान है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ एक बड़ी संख्या में नौजवानों की फौज जुड़ी है। वो फौज स्वर्ण वर्ग के बच्चों की है। और स्वर्ण वर्ग ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान आपने कर दिया, और यही सोच के शायद अमित शाह ने उनको पीछे खींचा है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है और वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। यही एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि पिछड़ा, दलित और खासकर मुस्लिम वर्ग जो है वो एक मुश्त तेजस्वी और महागठबंधन के साथ जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात वहां बिहार में मैं देखता हूं। बिना जातीय समीकरण के, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, यहाँ पे महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला थोड़ा कम चलता है।
ये हरियाणा वाला फॉर्मूला थोड़ा कम चलता है। और हिंदू मुस्लिम तो दूर दूर तक कहीं हमें कोशिश कर रहे हैं ये उस पत्थर को घिसने की, लेकिन चिंगारी निकल नहीं रही। पत्थर खूब घिसे जा रहे हैं लेकिन चिंगारी नहीं निकल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिहार का जो चुनाव है और जो रणनीति है तेजस्वी यादव की, वो जातीय समीकरण को साधने की है। और जातीय समीकरण सत्ता हुआ में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिस प्रकार से, चाहे वो उप मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे टिकट बंटवारे की बात करें, अगर हम सूची पर एक नजर डालते हैं तो हमें लगता है कि जिस क्षेत्र में जिस वर्ग को टिकट मिलना चाहिए उस वर्ग के नेता को उन्होंने टिकट देने की कोशिश की है। और कुछ जगह जो है फ्रेंडली फाइट की बात चल रही थी, उसमें कोई टिकटों की वापसी भी होगी, तो मुझे लग रहा है कि परसेप्शन बढ़िया बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है। अब या तो वो अपना मुख्यमंत्री घोषित करे। अब घोषित किसको करेगी? उनके पास तो एक से एक क्रांतिकारी सम्राट चौधरी की जन्म पत्री पीके ने आपके सामने खोल के रख दी है कि उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां, विदेशी डिग्रियां उनके पास हैं और बोलना उनको कुछ आ नहीं रहा है। तो ये पोल पट्टी भी उन लोगों की खुल गई है। अब आप गिरिराज सिंह के बारे में जानते हैं कि वो कितने बड़े नेता हैं, कितने विद्वान हैं, वो भी आप जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी घोषित करे तो किसको करे? और क्या भारतीय जनता पार्टी सवर्ण के किसी व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देती है तो क्या पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा उनके साथ आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, पुष्पा जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, यहाँ पे पिछड़ों के नाम पे आप वोट तो लेते हैं लेकिन आप उच्च पद पे उनको नहीं रखते। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह है। आप याद कीजिए कि वो क्यों विमुख हुए थे, वो उनको क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी थी। विनय कटियार के नाम से अयोध्या हिल जाता था। विनय कटियार के नाम से आपने 3 दशकों तक राजनीति उत्तर प्रदेश में की। आज कहाँ है विनय कटियार? आज कहाँ है उमा भारती? तो ये इस प्रकार का जो नैरेटिव एक भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम बिहार की जनता इस चीज को समझती है। और ये समझते हुए वो अपने जो जातीय समीकरण है, अपने जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोगों के साथ जाना पसंद करेगी। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में मुझे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और जाहिर सी बात है ये होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को ये साफ लग रहा है। और इसके अलावा भी एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ है। 20 साल से वो सत्ता में है। नीतीश अगर चेहरा नहीं है तो उनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है। और जिस तरह से बिहार की राजनीति है, किसी सवर्ण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे ये भी नहीं लगता है। और अगर ऐसा लगने भी लगा बिहार की जनता को तो फिर महागठबंधन की स्ट्रैटेजी जो है पूरी तरीके से कैसे बदलेगी और उसका सीधे नुकसान बीजेपी को होगा, ये भी साफ तौर पर है। इसीलिए फूक फूक के कदम तो रख रहे हैं और उनके पास कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मैं फराज साहब के साथ अब कंटिन्यू करूंगी। फराज साहब, फिर अब आगे की अगर रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर लीड तो एक तरह से ले ली है महागठबंधन ने, फिर लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या जो SIR किया गया है, जो चुनाव आयोग है, इन तमाम चीजों को फिर किस तरह से इसके साथ देखा जाए? क्या वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने, लग रहा है कि उन्होंने मैनेज कर लिया है, या आपको लग रहा है कि इस बार का बिहार का चुनाव अब से पहले होने वाले तमाम बिहार के चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है? और अगर होने जा रहे हैं तो किन मायनों में? देखिए, बिहार का चुनाव बिल्कुल पिछले 20-25 सालों में होने वाले तमाम चुनावों से डिफरेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए डिफरेंट है कि इसमें अभी तक जो संघ के 100 साल पूरे होने के बाद इस बार बिहार में जो इकलौता स्टेट हिंदी बेल्ट में बचता है बिहार, जहां भाजपा का कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बिहार में भाजपा तमाम साम दाम दंड भेद जितना कुछ हो सकता है वो जिस तरह से भी हो, धमका के, बिठा के, पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके, उत्पीड़न करके ये चुनाव जीतना चाहती है और अपना CM बनाना चाहती है। तो ये निश्चित रूप से पिछले 2 दशकों में सबसे अलग चुनाव है, सबसे गंभीर चुनाव है और ये बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि SIR वाला मुद्दा देखिए आज भी उन्होंने उठाया है। आज भी वो वोट चोरी पे बात हुई है कि वोट चोरी करके ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता के दिल से, दिमाग से वोट चोरी की बात निकली नहीं है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं कर, मुझे किसी ने भेजा, लेकिन वो लखीसराय का वीडियो है। विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में वोट मांगने जा रहे हैं और जनता उन्हीं के सामने उनको वापस जाओ नारे लगा देती है और कहती है वोट चोरों के साथ हम नहीं रहेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो नारा चला है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी वो नारे और लगेंगे
और आक्रामकता के साथ वोट चोरी का मुद्दा आपको देखने को मिलेगा इस चुनाव में निश्चित रूप से, क्योंकि इस एसआईआर के माध्यम से नीतीश जी को भी कट टू साइज करने की कोशिश की गई और जो महागठबंधन का वोट बैंक है उसको भी छोटा करने की कोशिश की गई है। नीतीश जी के वोट को साधने की कोशिश की गई है, पिछड़े अति पिछड़े और महिलाओं का खास करके जो वोट काटा गया है वो नीतीश जी का वोट बैंक है, उसको कट टू साइज करने की कोशिश इन लोगों ने किया है, लेकिन वो उसमें कितना सफल हो पाए हैं। और एसआईआर के लगातार देखिए 10,000 लोग अभी भी बिहार में ऐसे हैं जो किसी भी सूची में नहीं है, ना वो मृत की सूची में है, ना वो परमानेंटली शिफ्टेड की सूची में है, ना वो डुप्लीकेसी की सूची में है। 10,000 लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है और उनको ये भी नहीं बताया गया है कि आपको किस कारण से मतदाता सूची से हटाया गया है। इसको लेकर के एक एसआईआर की अलग डिबेट हम लोग करते रहे लगातार, सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोगों ने रुख देखा, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज्यादा अच्छी है कि वो कोई अच्छी उम्मीद, मतलब जितना कुछ एसआईआर में हो सकता था वो शायद हो चुका है। अब इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप आधार को जो है 13वें डॉक्यूमेंट 12वें डॉक्यूमेंट के नाम के तौर पर आप एक्सेप्ट करेंगे और वो तमाम चीजें हैं। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा तो जोर पकड़ चुका है, वोट चोरी की बात होगी बिहार में, और ये वोट चोरी की जब जब चर्चा होगी आक्रामकता के साथ महागठबंधन का वोटर घर से निकलेगा बाहर, इसलिए कि उसको लगेगा कि अगर हमने पोलिंग परसेंटेज अपना कम किया तो वो लीड ले जाएंगे। इसलिए कोई वोटर महागठबंधन का घर में नहीं बैठेगा, कोई वोटर महागठबंधन का जो है वो निष्क्रिय होकर नहीं बैठेगा। आप वोटिंग के दिन सब लोग देखेंगे, आपके मोहल्ले में समाज में एक्टिव रहेंगे और मैक्सिमम कोशिश होगी कि अपने जो वोटर्स हैं उनको घर में ना छोड़ के पोल करवाया जाए, पोलिंग स्टेशन तक उनको ले जाया जाए, बूढ़े बुजुर्ग जो है उनके ले जाने लाने की व्यवस्था की जाए, वो तमाम चीजें हैं। नैरेटिव के तौर पर देखिए, अभी मैं बता रहा था आपको कि 2 उप मुख्यमंत्रियों की और चर्चा है। बहुत संभव है कि राजेश राम को एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रोजेक्ट कर दिया जाए महादलित वोटों के लिए, और एक मुसलमान किसी चेहरे को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, या मुसलमान को स्पीकर का पद दिया जाए और किसी सवर्ण को उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो है उसकी घोषणा हो जाए। ये दो डेवलपमेंट अभी आपको और देखने को मिलेंगी और वो संभवतः मुझे लगता है कि पहले चरण के चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। राहुल गांधी 28 से बिहार में आ रहे हैं, राहुल गांधी ने छठ के बाद से उनका प्रोग्राम है, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को अब आज देखिए, अब आज अमित शाह साहब फिर आ गए, आज या देर रात वो आ जाएंगे पटना। नड्डा साहब का भी प्रोग्राम है, आज नड्डा साहब का 2 जगह प्रोग्राम था, औरंगाबाद में और यहाँ वैशाली में 2 जगह का प्रोग्राम था, और अभी मैं वैशाली के करीब हूं। तो यहाँ इन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लेकिन कल एक चीज आपको देखने को मिली होगी, कल जो तेजस्वी यादव ने दीदियों को लेकर के पीसी किया था, उस पीसी के बाद डिबेट से जो है भाजपा को उन्होंने बाहर कर दिया है। अभी जो डिबेट हो रही है बिहार की राजनीति में वो नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो रही है। नीतीश वर्सेस तेजस्वी का मतलब है कि चचा भतीजा के बीच की डिबेट है। भाजपा का इस डिबेट में कोई स्पेस नहीं है। भाजपा की कोई, आप देखेंगे 10,000 रुपए, अब जीविका दीदियों को लेकर के जो तेजस्वी ने घोषणा की उसको काउंटर करने के लिए क्या किया एनडीए ने, भाई हमने 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए दिए। आज दीपांकर भट्टाचार्य ने उस स्वरोजगार योजना को क्या नाम दिया, कर्जदार योजना, कि वो तो पैसे वसूली की योजना है। भाई जिन महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं उनसे तो वो वापस लिए जाएंगे, उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो किया नहीं है। जैसे तेजस्वी ने परमानेंट सॉल्यूशन किया कि हम 30,000 रुपए महीना देंगे, 2,000 रुपए महीना भत्ता देंगे, 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, वो तमाम चीजें हैं। तो देखिए मुद्दा जो महागठबंधन ने पकड़ा है, और मुझे लगता है कि पूरा चुनाव ये लोग हिंदू मुस्लिम पे जाएंगे ही नहीं, वो लाख घुसपैठिए चिल्लाएंगे, लाख बुरका हलाला करते रहेंगे, उसका जवाब इनको महागठबंधन की तरफ से नहीं दिया जाएगा। महागठबंधन बात करेगा युवाओं के रोजगार की, महागठबंधन बात करेगा पलायन की, महागठबंधन बात करेगा औद्योगिकरण की, महागठबंधन बात करेगा कृषि की। वो तमाम बातें देखेंगे कि आप चुनाव के विमर्श में होगा, और ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र में, ये होना चाहिए। बजाय इसके कि कोई राहुल गांधी के हिंदुत्व पर सवाल करे और राहुल गांधी जाकर के अपना जनेऊ दिखाने लगे, राहुल गांधी उस बात को इग्नोर करके ये बताएं कि हम युवाओं को नौकरी देने वाले हैं। यही होना चाहिए चुनाव में, और यही जहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो भाजपा वहां पर लीड ले जाती है। कांग्रेस ने यह बात अच्छी तरह समझ लिया है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर हम भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे सकते हैं। मंदिर की राजनीति में हम भाजपा से ऊपर नहीं जा सकते हैं। सनातन की राजनीति में हम भाजपा को मात नहीं दे सकते। हम भाजपा को मात दे सकते हैं रोजगार के नाम पर, स्त्री महिला सुरक्षा के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, पिछड़ा अति पिछड़ा जो उत्थान है उसके नाम पर,
तो ये मुद्दे जो हैं, जिन जिन मुद्दों पर वो मात दे सकते हैं, और अब देखिए बिहार की जनता भी समझने लगी, आप कोई सर्टिफिकेट दे जाता ये है, मैंने झटका खाओ, देखा है हलाल कि खाओ। जी जी, ये अक्सर ये कहा जी जाता जी है कि जी बीजेपी जो है, ये नई बीजेपी, उसने सोशल इंजीनियरिंग बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से की है। वो अलग अलग समाज से जुड़े लोगों को पोजीशन देता है, भले ही वो स्वर्ण चेहरा जो है वो सामने हो, लेकिन बाकी सब जो है वो अलग छोटे छोटे समाज को वो अलग अलग तरह की पोजीशन और ये सब जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर जो है वो काम करते हैं। ये बार बार कहा जाता है, क्या इस सोशल इंजीनियरिंग में इस बार कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी और जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या उन्होंने मात दे दी है? क्या आपको लग रहा है अभी फिलहाल के तौर पर, क्या ये माना जाए? और क्या इस सब में लीड ले ली है जब वो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात राहुल गांधी बिना किसी, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां से वो ना कहते हो, या फिर वो जिस तरह से सब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की वो जो बात करते हैं, वो लगातार पूरी कांग्रेस को ही उन्होंने बदल कर रख दिया है? क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सवर्ण ही एक तरह से उसको लीड करते हुए नजर आते थे। अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन एटलीस्ट वो परसेप्शन बदल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें पूरी तरीके से लीड ले ली है यहाँ पर महागठबंधन ने, और यही सबसे बड़ी बीजेपी के लिए परेशानी की बात है कि उनके पास कोई और ऐसा कोई नया चेहरा नहीं है जो उनकी काट में खड़ा कर सके? देखिए बुशरा जी, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, मेरी उम्र का उनका बेटा है, लेकिन चूंकि मेरी दोस्ती है, सामाजिक सर्किल है मेरा, तो और वो रविदास समाज से आते हैं। 2 साल पहले तक वो कांग्रेस के कट्टर विरोधी हुआ करते थे और कहते थे नहीं, ये 5 ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं बिहार, मतलब पूरे देश में, भाजपा, कांग्रेस और तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां, इन सबको वो 5 ब्राह्मणवादी पार्टियां मानते थे। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि चुनाव को लेकर के क्या है आपकी रणनीति, मतलब हमारा जो ग्रुप है, हम लोगों का जो ये पूरा एक संगठन है, उस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग जब बैठे हैं, क्या सोचे, क्या तय किया जाए, किसकी तरफ चला जाए। तो उन्होंने बहुत सकुचाते शर्माते हुए कहा कि देखिए शकीब भाई, अब हम लोगों के पास कोई विकल्प तो है नहीं, कांग्रेस को ही, महागठबंधन को ही वोट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा क्यों, क्या आप राजेश राम जी की वजह से कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं कि वो आपके स्वजातीय हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस बदल रही है और कांग्रेस बदल सकती है, लेकिन आरएसएस बदल नहीं सकता है। आरएसएस का जो 100 साल का एजेंडा है, अति पिछड़ों को दलितों को वो 2 दर्जे का नागरिक बनाने का जो उसका 100 साल का एजेंडा है, उसको वो बदल नहीं सकता है। वो धोखा देता है, झांसे में लाता है कि मुसलमानों को जो है दलितों के सामने, पिछड़ों के सामने एक काल्पनिक दुश्मन के तौर पे खड़ा करके वो जो है अपना लीड लेता है या माइलेज लेता है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, वो उनसे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हो सकता है, और कांग्रेस का कोई ऐसा निर्धारित एजेंडा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है या मनु राष्ट्र बनाना चाहती है। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस में अगर आज राहुल गांधी जी कुछ कर रहे हैं तो संभवतः वो कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो मतलब ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो उसकी मैं बात आपको बता रहा हूं कि संघ पर या भाजपा पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पर एक तरह से ट्रस्ट उनका डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए महागठबंधन अभी एज में है। जो लोग महागठबंधन को शायद पिछले चुनाव में वोट नहीं करते थे, वो इस बार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर उनको भरोसा होता हुआ दिखता है। भले अभी, और उसके बाद देखिए आप व्यवहारिक रूप से भी, अभी आप बिहार में टिकटों के बंटवारे को ले लीजिए, 101 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, 49 सीटें उसने सवर्णों को दी है, और अगर उसमें वैश्य को जोड़ देंगे, हम कायस्थों को जोड़ देंगे, तो वो संख्या जो है 55-57 के पार चली जाएगी, लगभग 60%, यानी 100 में 60% सवर्णों की भागीदारी है भाजपा के टिकट वितरण में। जबकि उसके उलट नीतीश जी ने अपना सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश किया है, 4 मुसलमानों को भी उन्होंने जगह दिया है, हालांकि उन्होंने वही जगह दिया है जहां मुसलमान डिसाइसिव फैक्टर में है, सीमांचल का वो इलाका है, और पॉलिटिकल पार्टियों को भी लगता है कि बस इनको सीमांचल की सीटें पकड़ा दो। उन्होंने अमावर, जोकीहाट और अररिया में अपने उम्मीदवार उतारे हैं नीतीश जी ने, और एक चैनपुर में। तो ये, लेकिन इधर आप देखेंगे तो उससे कदरे बेहतर आपको दिखाई देगा कांग्रेस का टिकट वितरण जो है। उसमें उन्होंने कोशिश किया है कि अति पिछड़ों को भी जगह मिले, मुसलमानों को भी 10 सीटें, कांग्रेस ने अपने कोटे से 60 सीटें 60 में से दी हैं। और उसके बाद आप लेफ्ट को ले लीजिए, लेफ्ट जिसको ब्राह्मणवादी पार्टी माना जाता है,
20 सीटें सीपीआईएमएल ने उतारी हैं, उसमें से अधिकांश जो है वो पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं। 2 मुसलमान भी उनके यहाँ है, और दोनों मुसलमान जो है जो मुस्लिम समाज से भी आते हैं वो भी बैकवर्ड मुस्लिम है, फॉरवर्ड मुस्लिम नहीं है। तो इसका ध्यान रखा गया है और इसका बेनिफिट निश्चित रूप से चुनाव में महागठबंधन को मिलेगा। महागठबंधन ने जातियों में डेंट लगाई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और नीतीश जी को आप जब आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग क्या है? चिराग पासवान का 5% वोट है, मांझी जी का 3% वोट है, नीतीश जी का 12-13% वोट बैंक है। अगर ये सब अकेले हो जाए तो बिहार में भाजपा के पास 10% सवर्णों का वोट, 10-12% जो सवर्ण, मतलब जातिगत सर्वे जो भी नीतीश जी ने करवाया है उसमें 15% सवर्णों की जो आबादी है उसमें 3-3.25% सवर्ण मुसलमान हैं, मतलब शेख सैयद पठान जिसको हम कहते हैं, और बाकी जो हैं वो 12% जो वो हिंदू अति पिछड़े हैं। तो उनको हिंदू और मुसलमान अति पिछड़ सवर्णों को मिला के 15% का आंकड़ा होता है। तो अगर उसमें आप मुसलमान सवर्णों को निकाल लेंगे तो वो 12-12.5% का आंकड़ा होता है, और कायस्थों की आबादी 2% है तो 14% मान लीजिए। जबकि उसके उलट तेजस्वी यादव सीधा 18 और 14 यानी 30% वोट बैंक के चंक पर तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं। मतलब एम वाई समीकरण की ही अगर हम बात कर लें, सिर्फ एम वाई को ही अगर हम कर लें तो उनका वोट बैंक ही 30% से शुरू होता है, फिर उसमें वो जितना ऐड ऑन कर सकते हैं। और इधर भाजपा का जो वोट प्रतिशत है, उनका अपना जो कोर वोट बैंक है वो 12-13% है। वो अगर हम चिराग जी को नहीं मिलाएंगे, वो अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जोड़ेंगे, वो अगर मांझी जी को नहीं जोड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात वो अगर नीतीश जी को नहीं जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ के भी अगर उन्होंने नीतीश जी को नहीं जोड़ा तो उनका वोट प्रतिशत जो है 20% भी पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 20-22% वोट भी मिलना उनको बिहार में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि तेजस्वी यादव अगर थोड़ा बहुत प्लस कर लेंगे तो पिछली बार भी देखिए महज 0.3% का फर्क था वोट शेयर में। तेजस्वी यादव महागठबंधन और इंडिया एनडीए के बीच में 12,448 वोट एनडीए गठबंधन को ज्यादा मिले थे, जिसकी वजह से 5 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। आप अंदाजा लगाइए 36% वोट पिछले बार भी आया था, जबकि सैनी जी साथ में नहीं थे, जबकि आईपी गुप्ता साथ में नहीं थे, और अभी जब आईपी गुप्ता भी साथ में आ गए हैं, मुकेश सैनी भी साथ में आ गए हैं, और कांग्रेस में ने अति पिछड़ा वोट बैंक में भी डेंट लगाया है, महादलित वोट बैंक में भी डेंट लगाया है अपने परंपरागत सवर्ण और मुसलमान वोटों को हट करके, तो निश्चित रूप से यह आंकड़ा 40+ अगर चला जाए तो कोई बहुत बहुत आश्चर्य, बहुत हैरानी की बात नहीं है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, और आपने बिल्कुल आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ यहाँ पर एक तरह से बता दिया है। और ये बात भी लोगों को याद दिलाना बेहद जरूरी है कि पिछली बार भी सरकार महागठबंधन की ही बन रही थी, और कैसे उसको बदला गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। और फर्क भी, जो सब कुछ करने के बाद भी जो फर्क था वो चंद हजार वोटों का था, 12,000 के करीब वोटों का था, वो भी देखने वाली बात है। और आरजेडी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी अगर पिछले बार के चुनाव की भी हम बात करते हैं। और अब तो आप ये देखिए कि बदली हुई कांग्रेस है, राहुल गांधी को लेकर एक तरह का क्रेज है, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ आना चाहते हैं, और एक बदलाव भी चाहते हैं। और नीतीश कुमार की हालत पिछले 5 सालों में जिस तरह से उनकी हालत खराब हुई है, एक तरह से सेहत के लिहाज से भी, और जिस तरह की वो बातें करते हुए नजर आते हैं उसके लिहाज से भी, वो भी लोगों को दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फराह, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।